नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और बात करेंगे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की। कई बार का एमएलए मुख्तार अंसारी, उसके ब्रदर सांसद, अभी भी सांसद हैं वो, और इस बार भी उन्हें इंडिया अलायंस की तरफ से गाजीपुर से टिकट मिला है। उन्होंने हराया किसको था? उन्होंने हराया था मनोज सिन्हा को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उस वक्त भारत सरकार में रेल मंत्री भी थे, टेलीकॉम मंत्री भी थे। लेकिन सवाल ये है कि अपराध से जुड़ा हुआ ये परिवार इस राजनीतिक ऊंचाई तक कैसे पहुंचा, मुख्तार अंसारी कैसे बना, इसकी भी कई कहानियां हैं और कई कहानियों का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, क्योंकि मैं दावा कर सकता हूं कि एक पत्रकार के तौर पर मेरी मुख्तार अंसारी से कई मुलाकात हुई थी। और उन्हीं एक मुलाकातों के दौरान जब वो घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, और वो भी मेरी लोकसभा की एक स्टोरी थी, 1996 लोकसभा का चुनाव, घोसी लोकसभा का चुनाव, दो कैंडिडेट थे। एक कल्पना राय उस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री हो चुके थे, कांग्रेस से उन्होंने नाता तोड़ लिया था, वो लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, और दूसरी तरफ खड़े थे मुख्तार अंसारी। पुरानी अदावत, पुरानी रंजिश कल्पना राय और मुख्तार अंसारी की थी, और मुख्तार अंसारी ने इसीलिए ताल ठोका था घोसी लोकसभा सीट पर। कल्पना राय की जो कंट्रोवर्सीज हुई थी, उनके भ्रष्टाचार के कई घोटाले हुए, तो उसमें लगातार मैं उनको कवर कर रहा था। उसी वक्त मुझे मालूम पड़ा अपने कुछ साथी पत्रकार मित्रों से कि मुख्तार अंसारी वहां से लड़ने का प्लान कर रहे हैं। उसी समय मुख्तार अंसारी से मेरी एक बार मुलाकात भी हुई थी। ये मुलाकात हुई थी मेरी दिल्ली की प्रेस क्लब के अंदर। प्रेस क्लब में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि आने वाले उस समय में क्या क्या करने वाले हैं। वो घोसी के अंदर भी चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद एमएलए का चुनाव भी 1996 में उन्होंने बीएसपी से लड़ा। मायावती ने न केवल उनको टिकट दिया, बल्कि उनको Z+ उस वक्त की सबसे बड़ी जो सुरक्षा होती थी, एक माफिया डॉन को वो दे दी थी, और उसके बाद वो काफी कंट्रोवर्सीज के अंदर रही, और मुख्तार अंसारी को बाद में अंततः वो सुरक्षा वापस करनी पड़ी। तो मैं आपको बताऊं कि एक शुरुआत कैसे हुई। ये शुरुआत ऐसी हुई कि मेरा जो पत्रकार के अंदर का पत्रकार है वो जागा। मैंने सोचा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर काम करना चाहिए जहाँ के दो मुख्य प्रत्याशी, मुख्तार अंसारी और कल्पना राय, दोनों जेल के अंदर है। मैंने कल्पना राय से मिलने की कई कोशिशें की। स्वाभाविक है वो बात मुझसे नाखुश थे। नाखुश इसलिए क्योंकि मैंने कई सारी स्टोरीज आज तक में उनके खिलाफ या उनकी ट्रायल जो चल रही थी उसके खिलाफ की थी, जिसके बाद उनको जेल जाना पड़ा था। वो असहज थे। लेकिन मुख्तार अंसारी को जब मैंने उनके राजनीतिक लोगों के थ्रू कॉन्टेक्ट किया, तो वो मिलने को राजी हो गए। वो उस वक्त बंद थे गाजीपुर जेल के अंदर। मैं भी विस्मित था कि गाजीपुर जेल के अंदर जो है मुलाकात कैसे हो सकती है। खैर, वहां पे हम गए गाजीपुर जेल के अंदर। गाजीपुर जेल से इतर थोड़ी सी इतर जगह पर एक छोटा सा कमरा सा बना हुआ था। उस कमरे में मुख्तार अंसारी के लिए जो जो चीजें हो सकती थी वो तमाम चीजें मौजूद थी, और वहीं पर मैंने मुख्तार अंसारी का इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा था, आप भी जेल में हैं, ये भी जेल में है, ये कैसा प्रजातंत्र है? और भारत का प्रजातंत्र कुछ इतना अजीब है, कितना विचित्र है, या इतना अच्छा है, या इस तरह वाइब्रेंट है कि एक चुनाव के अंदर आपको याद होगा फूलन देवी चुनाव जीत गई थी, लेकिन हमारे 10 साल के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह चुनाव हार गए थे। वो दिल्ली से लड़ रहे थे और फूलन देवी जो है भदोई मिर्जापुर से लड़ी थी। तो हमारा लोकतंत्र इस तरीका का है। हालांकि इस चुनाव में मुख्तार अंसारी हारे, लेकिन उन्होंने अपनी धमक जमा दी थी। वैसे भी उनकी धमक जो है 80 के अंत और 90 की शुरुआत से गाजीपुर, मऊ, जितना भी पूर्वांचल का इलाका है, वहां धमक के साथ होती थी, धमकी भरे अंदाज के साथ होती थी। कैसा था मुख्तार अंसारी का जलवा, अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो हम बात करें मुख्तार अंसारी की धमक की, तो मुख्तार अंसारी की गैंग के अंदर हर तरफ के लोग थे। मुख्तार अंसारी अपने आप को रॉबिन हुड कहलवाना पसंद करता था। हालांकि ये सवाल मुख्तार अंसारी के समर्थकों से पूछा जा सकता है कि भाई जिनके पैसे लूट कर वो गरीबों में बांटता था, उसका पैसा तो नहीं था। अब मुख्तार अंसारी कितने बड़े परिवार से आता था ये भी समझ लीजिए। मुख्तार अंसारी के दादा एम.ए. अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अंग्रेजों से जो लड़ रही थी, उसके अध्यक्ष रहे थे। आपने दिल्ली के अंदर एम्स का जो रास्ता देखा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली का एक बड़ा लैंडमार्क है, वहां पर है एम.ए. अंसारी रोड। ये मुख्तार के दादा के नाम पर है। उनके नाना ब्रिगेडियर हुआ करते थे भारतीय सेना के अंदर। उनके चचा हामिद अंसारी 10 साल तक भारत के
उपराष्ट्रपति रहे और अब भी जो है मुस्लिम इंटेलेक्चुअल में वो सबसे बड़े माने जाते हैं। लगातार फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे, एम्बेसडर रहे कई मुस्लिम देशों के अंदर। ऐसे परिवार से निकल कर आते हैं मुख्तार अंसारी। शुरुआत में क्रिकेट खेलने का शौक, लेकिन क्रिकेट के बाद जो है उन्होंने जरायम की दुनिया में, अपराध की दुनिया में कुछ ऐसा कदम रखा कि वापसी उनकी हो न सकी और धीरे धीरे वो उसको एंजॉय करने लगे। मुख्तार अंसारी अपनी पावर को एंजॉय करते थे। आपको तस्वीरें देखी होंगी जब दंगा हो रहा था मऊ के अंदर, और उस दंगे के अंदर खुली जीप के ऊपर 6.5 फीट के मुख्तार अंसारी बैठे होते थे। सफेद कुर्ता पैजामा और स्नीकर के जूते उन्होंने बहुत महंगे वाले पहने होते थे, और एक आदमी उनका, 2 आदमी बंदूक लेकर खड़े होते थे और पूरे शहर में पुलिस को धत्ता बताते हुए, हर किसी को धत्ता बताते हुए वो अकेला आदमी घूमता था। ये टेरर था मुख्तार अंसारी का। एसपी और एसएसपी और डीएम ऐसा माना जाता था गाजीपुर में, उस जिस जेल में था, हालांकि मैंने वो जगह देखी नहीं, उस जेल में मैं जरूर गया हूँ, विजिट किया है मैंने वार्डन के अंदर तक। वहां पर मछली पालने का एक तालाब बना दिया गया था, क्योंकि मुख्तार अंसारी को मछली खाने का शौक था। तो वहां पर ताजी मछली पाली जाती थी और मुख्तार के कुक थे जो खुद वहां पर मुख्तार जिस तरह से चाहता था उस तरह से उस मछली को मारकर बनाया जाता था। इसके अलावा यही नहीं, बैडमिंटन कोर्ट, क्योंकि आपको पता होगा या आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूं कि मुख्तार अंसारी दरअसल पहले क्रिकेटर था, फास्ट बॉलर था, बहुत तेज बॉल डालता था, रणजी में उसका सिलेक्शन होने वाला था। लेकिन उससे पहले उसने अपराध की दुनिया के अंदर कदम रख दिया। और ये अपराधी क्यों बन गए? क्या वापस नहीं आ सकता था इस अपराध की दुनिया से? संगठित जो लोग थे, संगठित अपराध के गिरोह थे। मैं सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा, एक तरफ अतीक अहमद, अशरफ अहमद प्रयागराज के अंदर, दूसरी तरफ सैयद शहाबुद्दीन सीवान के अंदर, तीसरी तरफ अगर आ जाए तो मुख्तार अंसारी। ये तीनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और यही नहीं, इन तीनों से दुबई का जो अंडरवर्ल्ड हुआ करता था 90 के दशक का, 80 के आखिरी या 90 की शुरुआत वाला, जिसमें दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम जैसे लोग हुआ करते थे, इनके साथ भी इनके किसी न किसी तरह के लिंक कभी ना कभी जरूर रहे हैं। ये मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कह सकता हूं। और अगर आप किसी भी पुराने पुलिस वाले से पूछेंगे तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर दोनों गैंग एक दूसरे की मदद किया करते थे। तो मुख्तार अपराधी कैसे बन गया और क्यों बन गया और कितनी उनकी ताकत थी, मैं आपको बता दूं। मुख्तार के पास इतना असलाह यानी हथियार थे कि वो आर्मी की एक कंपनी के साथ 24 घंटे लगातार युद्ध कर सकता था। ये एक अप्रोक्सीमेशन एक जो अंडरवर्ल्ड पे नजर रखने वाले पत्रकार है उसने किया था। और बाद में ये बात जब मैंने मुख्तार से पूछी तो मुख्तार ने बताया हाँ ऐसा है। और जब कृष्णानंद राय को उन्होंने गोली मारी थी तो एक ही गोली के अंदर आदमी मर जाता है। 100 से ज्यादा गोलियां उनके शरीर पर दागी गई थी, 100 से ज्यादा गोलियां। और ये बार बार के देखा गया था, ये बार बार जाके उनके पास जाकर देखा गया था कि कृष्णानंद राय की मौत हुई है या नहीं। यही वो अपराध था जिसके बाद मुख्तार अंसारी की जो राजनीति जो है ऊपर से नीचे तक आई। कृष्णानंद राय हत्याकांड उनके लिए जो है वो एक सबसे बड़ा कांटा बना और बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू भी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर उनके पीछे बढ़ गई। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन मुख्तार को एक फक्र भी था कि वो इतने ठान के साथ अपराध की दुनिया में जीता है। हालांकि मैं जब उससे गाजीपुर जेल से मिला था तो मैंने उनसे पूछा कौन से मुकदमे में हो आप बंद? वो कहते यार कोई होगा, मुझे तो याद नहीं है, कब अंदर आ जाता हूँ कब बाहर हो जाता हूँ। तो अंदर बाहर ये उनके लिए सामान्य बात थी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन वो अपने आप को राजनीतिक अपराधी कहना पसंद करते थे। अब इसका क्या मतलब है आप कुछ बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मैं आपको अब ये बताना चाहता हूँ कि आखिरकार मुख्तार के साथ जो कुछ हुआ क्या वो होना ही था? तो कहते हैं ना, हमारे कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये दो बातें आपने बार बार अपने बड़े बूढ़ों के मुंह से लगातार सुनी होगी। तो मुख्तार ने जो बोया फाइनली उसी को काटा। उसी अनफॉर्चुनेट परिस्थितियों में उनका निधन हुआ। लेकिन मुख्तार ये काम लगातार लंबे समय से करते आ रहे थे और उन्हें इस बात से कोई खासा परहेज नहीं था कि मुख्तार अंसारी जो हैं वो किस तरह से याद किए जाएंगे। उनके लिए बड़ा अच्छा था कि मुख्तार अंसारी को एक नेता और एक माफिया के तौर पर याद किया जाए, और वो उसी धमक के साथ जेल के अंदर भी जीते हैं। कई किस्से जेल के मैं ऐसे जानता हूं जहां पर जेलर नया आया और जब नया अधिकारी आता है तो मुख्तार अंसारी को ठीक करने की कोशिश करता है,
जेलर के अंदर उन्होंने जेलर के घर पे बूढ़े माँ बाप के पास उन्होंने गुंडे पहुंचवा दिए और खड़े होकर उन्होंने बोला कि जाइए अपने माता पिता से अपना कुशल क्षेम तो पूछ लीजिए। और इस घटना को मुझे जिस व्यक्ति ने सुनाया है वो इसको सुनाते हुए कांप रहा था। तब उनको मालूम पड़ा कि घर के अंदर कुछ मेहमान बैठे हुए हैं और उनके बूढ़े माँ बाप घर में उन मेहमानों का स्वागत के लिए खाना बना रहे हैं। और मुख्तार अंसारी कह रहे हैं कि अगर आपको मेरे साथ अफसर वाला रवैया ही रखना है तो मेरे ये मेहमान आपके घर जब तक मैं इस जेल के अंदर हूँ तब तक टिक सकते हैं। इस हद तक खौफ हुआ करता था। और वैसे भी अंडरवर्ल्ड के जितने लोगों से आप बात करोगे, माफियागिरी से जितने लोगों से आप बात करोगे, तो वो यही कहेंगे कि हमारा कारोबार तो खौफ फैलाना है। अगर हमसे खौफ ना फैला तो हमारा धंधा आगे बढ़ेगा कैसे, फले फूलेगा कैसे। मुख्तार अंसारी ने सबसे पहले जमीन जायदाद में कदम रखा, उसके बाद कोयले के जो ठेके होते हैं उसमें उसने कदम रखा, इसके बाद उसने रेलवे के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें उसने कदम रखा, इसके बाद जो है रियल स्टेट को उसने बहुत बड़ा बनाया। लखनऊ और गाजीपुर मऊ इलाके के अंदर रियल स्टेट की कई तरह की चीजें उसकी जब्त की गई। एक अनुमान के हिसाब से योगी आदित्यनाथ जब सरकार में आए तो उन्होंने जब माफिया पर डंडा चलाना शुरू किया, उसी के बाद जो है 600 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त की गई है मुख्तार अंसारी के परिवार की। उनकी बेगम के खिलाफ भी कई केसेस हैं, उनके भाई के खिलाफ भी कई केसेस हैं। हालांकि वो गाजीपुर में एक सजा में कन्विक्ट हुए थे, अभी बरी हो चुके हैं। तो गाजीपुर से फिलहाल वो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त मौजूदा सांसद हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी हमारे यहाँ कहा जाता है। मुख्तार ने वही काटा जो उन्होंने बोया था। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे कई लोग राजनीति भी देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को पीछे करने के लिए मुस्लिम वोटों की दुहाई दी जा रही है कि देखिए मुख्तार को जानबूझ के मार दिया गया। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उनके जो है खाने के अंदर जहर दिया गया। मुख्तार ये आरोप कमोबेश कुछ दिन पहले लगा चुके थे। तो आगे जब चुनाव खुलेंगे ना और जब ये मुद्दा बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कुछ दिन 2-3 दिन में आपको और सुनाऊंगा मुख्तार अंसारी के कुछ अनकहे किस्से, जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं और मैंने देखा है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इस दुनिया में ना सबसे बड़ी धमक ऊपर वाले की होती है। जब उसकी लाठी चलती है ना कोई नहीं बोल पाता।